हाय स्टूडेंट्स, हम लोग अभी नीट के लिए स्पेशल एक सीरीज आपको दे रहे हैं जिसमें आपने अभी तक क्या किया है, देख लिया है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बोर्स ऑर्बिट का कैलकुलेशन यानी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट का कैलकुलेशन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट का कैलकुलेशन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपने देखा था कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है उसका वैल्यू होता है -z²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आइए आज हम एनर्जी से रिलेटेड टर्म को ही आपके सामने रखते हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक बार फिर से सुनिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। दोस्तों, मैं उस आई का यहां पे काम नहीं कर रहा हूं जो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में कंसेप्चुअल बात होती है। ये आपको वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वहां पे हम लोग कंसेप्ट से और एक का दूसरे से कंपेयर करके कम ज्यादा की बात सोचते हैं। यहां वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किसका आई कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो आइए एक टॉपिक आपके सामने रखा हूं कि कैलकुलेशन ऑफ आई मतलब हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। याद रहे, अभी ये बोर्स का एप्लीकेशन चल रहा है और बोर का थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले पे क्या है, एप्लीकेबल होता है। तो ये आई का कैलकुलेशन भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। चूंकि ये क्रैश कोर्स है, हम कुछ बात आपको बोले थे कि बोल के आपको काम चला देंगे। जो टर्म लिखने वाला होगा लिखेंगे, लेकिन जो टर्म लिखेंगे आप जान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में वो बढ़ाएगा। हम जितना भी लेक्चर्स आपको देंगे आप देखिएगा तो उस लेक्चर से ही रिलेटेड आपके टोटल क्वेश्चंस आएगा नीट में। आइए, टॉपिक है पहले आयोनाइजेशन एनर्जी। नाम है आयोनाइजेशन, मतलब वह एनर्जी जो आयोनाइज करती। तो पहले डेफिनेशन को जान ली। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन एक्चुअल होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार फिर से सुनिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज नोन एज आई। कहने का मतलब यह है कि वह एनर्जी जिसकी आवश्यकता होता है एक सिंगल, आइसोलेट मतलब द सिंगल एटम, गैसियस फॉर्म में भी होना चाहिए। तो एक गैसियस आइसोलेटेड एटम को आप एनर्जी देंगे, उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के और वो ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। जो एटम था वो अब आयन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएगा। तो एटम को आयन बनाया, ये एनर्जी नाम पड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज नोन एज आई। एक बात दोस्त ये भी याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल एटम से आप निकालते हो तो वो फर्स्ट आई कहलाता है। अगर मोनोवैलेंट केटायन से निकालते हैं वो सेकेंड आई कहलाता है। डाइवैलेंट केटायन से निकालते हैं ये थर्ड आई कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, जब ये बोर्स एटॉमिक थ्योरी मैंने पीछे के लेक्चर में स्टार्ट किया था तो बोला था कि बोर का थ्योरी हाइड्रोजन एटम पे एप्लीकेबल है, हीलियम प्लस पे एप्लीकेबल है। और हीलियम प्लस से जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वो आई ऑफ He प्लस कहलाएगा या सेकेंड आई ऑफ हीलियम कहलाएगा। फिर से He प्लस के लिए आप आई ऑफ He प्लस कह सकते हैं बोर में, या नहीं तो सेकेंड आई ऑफ हीलियम, He का सेकेंड आई हम लोग यहां निकाल सकते हैं बोर थ्योरी से। लिथियम प्लस प्लस का आई कह सकते हैं कि आई ऑफ लिथियम प्लस प्लस, और या नहीं तो आई थर्ड ऑफ लिथियम कहें। याद रहेगा? चलिए, न्यूट्रल एटम से निकालते हैं तो आई फर्स्ट कहलाता है, मोनोवैलेंट से निकालते हैं आई सेकेंड कहलाता है, डाइवैलेंट से निकालते हैं आई थर्ड कहलाता है। केटायन की बात कर रहा हूं। आइए, तो हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल होता है तो हाइड्रोजन के पहले आई के लिए बोर का थ्योरी एप्लीकेबल होगा। He प्लस पे एप्लीकेबल होता है तो आप दो बात कर सकते हैं
He प्लस के लिए कि I ऑफ He प्लस या I सेकेंड ऑफ हीलियम, लिथियम प्लस प्लस पे ये थ्योरी एप्लीकेबल होगा, अर्थात I थर्ड ऑफ लिथियम प्लस प्लस, सॉरी I थर्ड ऑफ लिथियम या I ऑफ लिथियम प्लस प्लस। आइए I को हम एक डायग्राम से, जो लैंग्वेज दिया मैं नहीं लिख रहा हूं, एक बार मन हो तो फिर से सुना देता हूं। The amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous neutral atom। आपको एनर्जी देना है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों देना पड़ता है एनर्जी? आइए थोड़ा सा आप यहां पे इसको समझिए। मैंने यहां पे एक एटम माना है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट का संख्या इनफिनिट है। यहां पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है या He प्लस है तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, इलेक्ट्रॉन यहां भी रह सकता है, लेकिन अभी यहां पे ग्राउंड स्टेट में है। ये यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ खींच के रखता है। ये इलेक्ट्रॉन अभी न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। अब ये अभी मान लो एटम है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसी का नाम होगा I। मतलब आप इसे एनर्जी देंगे, तो जब एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो आप यहां देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आके, और एक समय आएगा कि पूरे ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। तो जब ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा तो अब जो ये एटम था, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये केटायन बन जाएगा। एटम बन गया केटायन, मतलब आयन बन गया, इसलिए इस एनर्जी का नाम पड़ा आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? तो अब बताओ ये I का वैल्यू कैसे निकालेगा? आप मान लो यहां भी देखो, ये पहला ऑर्बिट में है, हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि I का वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रॉन यदि दूसरा में है। हमसे ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन तीसरा में तब क्या I होगा। क्लियर है? तो अब देखो मैंने अभी यहां पे माना है, इसको यहां से यहां लेना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो भाई आप ये जानो, अभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना है जो इधर की ओर बंधा हुआ है, हमको ले जाना है इनफिनाइट के बाहर है, इनफिनाइट पे ही मान लो, तो इनफिनाइट पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो होता है। तो आप बताओ इसको यहां से यहां लाना है, तो इस एनर्जी का जो वैल्यू होगा, ये यहां का एनर्जी और माइनस दिस एनर्जी। सिंपल है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी आप देंगे, यहां से यहां ले जाने में एनर्जी लगाना है। तो यहां का एनर्जी माइनस जो यहां का एनर्जी हो, दोनों का डिफरेंस, तो इनफिनाइट पे एनर्जी जीरो होता है, और यहां पे जो रहेगा ये डिफरेंस ही I का रहेगा। फिर से बोलो, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब ऑर्बिट से बाहर कर देना। तो ऑर्बिट से बाहर करने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जहां है वहां से बाहर करेंगे, और बाहर करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो, जिसका चर्चा मैं पीछे के लेक्चर में किया हूं, और अभी यहां पे है, यहां कहीं भी रहे तो I का ही वैल्यू होगा। ये आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन को निकालना इनफिनाइट, मतलब जहां है वहां का डिफरेंस I कहलाएगा। अब आइए आप यहां पे, मैंने I को लिखा है, लैंग्वेज नहीं दिया, लैंग्वेज को मैंने कई बार बोला है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसको निकालना है कहां से? फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज नोन एज I, या न्यूट्रल एटम जब होगा तो फर्स्ट I। क्लियर है? तो यहां से इसको निकालना था, तो I का मतलब होगा E इनफिनाइट माइनस E इनफिनाइट माइनस E, मतलब ये जहां पे आप ले जा रहे हैं बाहर कर रहे हैं, और जहां पे है इनफिनाइट का एनर्जी जीरो, En का एनर्जी कल आपने पढ़ा था कि माइनस जेड स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पर एटम है। कभी कभी क्वेश्चन में पर मोल लगा देगा, तो पर एटम को आप 6.02 into 10 का पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय एल स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, माइनस जेड स्क्वायर बाय एल स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब मुझे बताओ, ये प्लस हो गया, ये हो गया I का फॉर्मूला, आप इसको I के फॉर्मूला के रूप में जानिए। अब इसको आप चाहे तो कहीं लगा लो, ऑपरेशन कैसे करेंगे समझिए। कहेगा कि हाइड्रोजन का I निकालिए, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू होगा, और इलेक्ट्रॉन कहेगा फर्स्ट ऑर्बिट में यहां से निकले। अगर ये कह दे कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेकेंड ऑर्बिट में है, तब I का वैल्यू क्या होगा, तो प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इन 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इनटू इतना हाइड्रोजन रहेगा। अगर हीलियम प्लस का I पूछे, एक बात और, हीलियम का I नहीं, हीलियम पे ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, हीलियम प्लस, तो लैंग्वेज देगा तो I ऑफ हीलियम प्लस या सेकेंड I ऑफ हीलियम, तो दोनों चलेगा। सेकेंड I ऑफ हीलियम, तो सेकेंड I का मतलब He प्लस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो अब यहां पे जब हीलियम प्लस देगा तो ये 2 का स्क्वायर होगा, आपको मैंने पीछे लिखा है कि जेड का स्क्वायर, यानी He प्लस का जेड जो होता है वो 2 होता है। तो अब ये आप कहीं भी एप्लीकेबल कर देंगे।
अब इसको थोड़ा सा पूछने के मोड में मैं डाल रहा हूं। अगर हम ये मानो मेजर फॉर्मूला है, मैं आई फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख रहा हूं, आई फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का Z बराबर 1 और पहला ऑर्बिट में अगर है तो 1, ये और ये हो जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। ये हाइड्रोजन का पहला आई, मेजर फॉर्मूला ये है, देख लीजिए, और ये निकल गया आई फर्स्ट, ये 1 इतना। इस फार्मूला में मैं फिर से लिख देता हूं, देख लीजिए, आई ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो आई होगा Z²/n², और इसके जगह पे ये जो आप देख रहे हैं, इसके जगह पे आई फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इसका वैल्यू ये कह देगा x है, कहेगा हाइड्रोजन का पहला आई x है, तो हीलियम प्लस का आई क्या होगा, लिथियम प्लस का क्या होगा, तो इसके जगह पे आप ये टर्म रखना by Z² into Z²/n², दिस इज आई ऑफ वन एटम सिस्टम। आप यहां से ले सकते हो, यहां से ले सकते हो। अगर हाइड्रोजन का आई दे देगा तो इसके फॉर्म में, XY के फॉर्म में, तो आप यहां से ले लेंगे। क्लियर है? ये था आई का कंसेप्ट। लेकिन जितना डिस्कशन मैंने अभी आपके सामने रखा है, ये डिस्कशन का मतलब और आपके लिए तब बढ़ जाएगा जब इसके बेस पे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। आइए हम आपको इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बनना चाहिए, समय कम से कम लग के बनना चाहिए। आइए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए अब आपके सामने हम रखे हैं 3 क्वेश्चंस, और वो तीनों क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व करें। क्वेश्चन से कि द आई ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन एटम का आई है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया था कि आइए देखिए, आई इक्वल टू था Z²/n² और इनटू आई ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद करो, ऊपर में भी फॉर्मूला दिया था। तो आपको आई दे दिया है इतना, डायरेक्शन एनर्जी ऑफ He+ आपसे मांग रहा है। अब बताओ, इसका जब आंसरिंग हम लोग करेंगे तो He+ के लिए आप लोगे 2 का स्क्वायर तो होगा 4, और फर्स्ट ऑर्बिट से निकलेगा तो इनटू 1 इनटू आई ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24 तो हो जाएगा 4, और 13 4 जा 52 और 2 54.4 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। क्लियर? आइए अब एक क्वेश्चन और आपके सामने है कि द आई ऑफ हाइड्रोजन एटम, गौर से देखो, हाइड्रोजन एटम का आई इतना है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना एनर्जी लगता है। यूनिट भी याद रखना कि इतना एटम वोल्ट पर एटम। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल, यहां देखो 1 मोल ऑफ H+ आयन विल बी। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के लिए इतना है। आई का मतलब है कि एक H एटम को H+ में कन्वर्ट करना। तो आपसे कहता है 1 मोल का, मैं यहां पे लिखता हूं 1 मोल के लिए आपसे बात कर रहा है। तो आई फॉर 1 मोल जो होगा, आई पर मोल, तो भाई 13.6 इंटू 6.02 10⁻23। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आंसर हो गया, क्योंकि एक के लिए इतना होता है पर मोल। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल हो। लेकिन आपसे जब ये आंसर की बात होगी तो ऑप्शन पे गौर कीजिए, ये ऑप्शन सब किलो कैलोरी में है। तो अब आपको मैं बता दूं, अगर इसको किलो कैलोरी में बदलोगे तो आप याद रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, गौर से सुनेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.82 10⁻23 किलो कैलोरी होता है। अब देखो, इसको मैं लिखता हूं 13.6, 6.02 10⁻23 3.82 10⁻23 किलो कैलोरी। ये कन्वर्जन को आप याद रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.82 इंटू 10⁻23 किलो कैलोरी होता है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो कैलकुलेशन होगा ये 313.6 होगा। आप करके चेक कर लीजिएगा, तो 313.6 किलो कैलोरी। क्लियर है? अब ये आपका देखो कितना आसान था। आइए नेक्स्ट, द आई ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का आई इतना है। क्लियर है? ये आई दिया है, कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट
टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आप समझो, मतलब पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाना है। अगर इसको आप कल के पीछे के लेक्चर से आप देखिएगा तो वहां पे पहला से दूसरा यही वैल्यू रहता है। तो देखो ये आई मौखिक बनाओ, ये आई का वैल्यू है, अर्थात ये ई इन्फिनाइट माइनस E1, ई इन्फिनाइट माइनस E1 का वैल्यू इतना है, अर्थात E1 का वैल्यू जो होगा, गौर से सुनिए, E1 का जो वैल्यू होगा ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप E2 की बात करें n स्क्वायर, तो यहां पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तब जो E2 जो होगा, E2 होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपको यहां से यहां ले जाना है। जैसे पहला से इन्फिनाइट पे ले गए तो इन्फिनाइट का एनर्जी -E1, अब पहला से दूसरा पे ले जाना है तो दूसरा का एनर्जी माइनस पहला का एनर्जी, और ये का डिफरेंस करेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन आता है, आपने अभी देखा आई का कंसेप्ट। अभी तक हम लोग जितना भी लेक्चर्स देखे हैं, आप देखिएगा 10 से 15 मिनट कहीं पे कहीं थोड़ा सा टाइम एक्सीड भी किया है। आपको हर एक लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन को लेके आता हूं, एक क्वेश्चन का ये एरिया है। अगला जो लेक्चर आएगा आप याद रखिएगा, उसमें हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।